इसको इक्वेशन नंबर 9 डाल देना, जो ये वाली लास्ट इक्वेशन लिखी है, ठीक है। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया हो, नहीं लिया हो तो ले लो। स्क्रीनशॉट अगर नहीं लिया है तो ले लीजिए। चलिए आ गया। अब देखो इसके अंदर क्या कर रही हूँ, ये रो के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट करना है। यू डॉट भी लगाएंगे, पहले इसको कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन, फिर इसको कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन। चलो करते हैं। रो तो बाहर है ही है, अब पहले इसको कांस्टेंट रख रही हूँ तो ये बाहर आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएट कर रही हूँ। रो का कांस्टेंट रखेंगे तो ये रो स्क्वायर हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डेल स्क्वायर आर ओवर डेल रो स्क्वायर। अब उल्टा, अब इसको कांस्टेंट रखते हैं, इसको कांस्टेंट रखते हैं, इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और डेल आर ओवर डेल रो बचेगा, प्लस रो डेल आर ओवर डेल रो, प्लस फंक्शन क्या बचा वो लिख दीजिए, के स्क्वायर एन स्क्वायर आर इक्वल टू 0। ये बचा, ये लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसके अंदर एक कांस्टेंट मान के कांस्टेंट लेके चल रही हूँ। कांस्टेंट माना इसके अंदर हमने लेट, ये फंक्शन है, इसको एक कांस्टेंट के बराबर मान के चलते हैं। ये रो स्क्वायर चल रहा है, के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर रो स्क्वायर, इसको मैंने कांस्टेंट माना रो डैश स्क्वायर के। अब देखो इसके अंदर के स्क्वायर प्रोपागेशन कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। बीटा हमने जेड में माना था, बीटा ये भी कांस्टेंट है, ये तो पूरा कांस्टेंट है। इसका मतलब रो स्क्वायर किसके बराबर है, रो डैश स्क्वायर के, क्योंकि ये तो कांस्टेंट टर्म है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका मतलब जो वेरिएबल टर्म है वो कौन सी आपकी, रो स्क्वायर। रो स्क्वायर किसके बराबर है, रो डैश स्क्वायर के। जब ये इसके बराबर है तो जहां पर इस इक्वेशन में रो लिखा हुआ है वहां पर हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, रो डैश, क्योंकि रो और रो डैश क्या है आपके बराबर, क्योंकि मैंने बताया कि के स्क्वायर और माइनस बीटा स्क्वायर ये दोनों आपके कांस्टेंट टर्म है। के तो प्रोपागेशन कांस्टेंट है, ये आप कांस्टेंट लेके चले थे, तो ये तो पूरा कांस्टेंट हो गया। और मैंने क्या माना, इसको इसके बराबर मान लिया है, तो रो की जगह रिप्लेस क्या कर सकते हैं, रो डैश। इस इक्वेशन में रो की जगह रो डैश रिप्लेस करते हैं, करिए रिप्लेस, रो डैश स्क्वायर, ये रो में डैश में हो जाएगा, डेल स्क्वायर आर ओवर डेल रो डैश स्क्वायर। पहले जो आर था उसको क्या माना था, रो को क्या माना था आर पहले, मतलब रो जो आर था वो रो का फंक्शन था। अब आर किसका फंक्शन हो गया, रो डैश का, क्योंकि हमने रो को कैपिटल आर मान के चले थे और रो को रिप्लेस कर दिया रो डैश से। पहले आर रो का फंक्शन था, अब आर किसका फंक्शन है, रो डैश का, प्लस रो की जगह रो डैश डेल, अब ये वाला आर भी किसका फंक्शन हो गया, रो डैश का, अपॉन डेल रो डैश, प्लस और ये पूरा किसके बराबर माना है, रो डैश स्क्वायर के, माइनस एन स्क्वायर, ये आर किसका फंक्शन हो गया, ये रो डैश का, बराबर 0। ये इक्वेशन आ गई आपकी, जिसकी वैल्यू कितनी आई आपकी, 0 के बराबर। अब इस इक्वेशन के अंदर ये इक्वेशन जो है वो बेसल इक्वेशन के बराबर है। बेसल इक्वेशन होती क्या है, एक बेसल, आप थर्ड यूनिट पढ़ोगे, जैसे मैंने बताया था ना लेजेंड्रे थे, लेजेंड्रे की इक्वेशन थी, ऐसे ये बेसल की इक्वेशन कहलाती है। और ये बेसल की इक्वेशन आप थर्ड यूनिट में, इसको भी थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे, थर्ड यूनिट में आएगी बेसल इक्वेशन और उसका सॉल्यूशन। तो मैं ये इक्वेशन जो है उसको हम बेसल इक्वेशन बोलते हैं और इसका सॉल्यूशन मैं लिखने जा रही हूँ। लिखिए, अब इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ बेसल इक्वेशन, और बेसल को डिनोट करते हैं हम जे से। जो बेसल फंक्शन है उसको डिनोट जो करते हैं हम करते हैं जे एन, और ये फंक्शन किसका चल रहा है, रो डैश का, तो ये किसका फंक्शन है, इसका। अब इक्वेशन इज द बेसल इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ बेसल, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ बेसल फंक्शन। बेसल फंक्शन की ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, whose सॉल्यूशन, जिसका सॉल्यूशन
ये एक बेसल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन आप थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे और मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखने जा रही हूँ कि बेसल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता क्या है। अब ये किस में चल रही है पूरी इक्वेशन, आर के अंदर, तो मतलब जो निकलने वाली है वो किसकी निकलने वाली है, आपकी आर की। फिर दोबारा से वही दो कांस्टेंट, पहले में a1 b1 था, दूसरे में a2 b2 लिया, इसमें a3 b3, a3 और बेसल फंक्शन है तो ये किसका फंक्शन है, बेसल फंक्शन का। बेसल फंक्शन रो डैश का फंक्शन है और रो डैश की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, अंडर रूट के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर रो, तो ये किसकी वैल्यू है, रो अंडर रूट के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस एक तो a3 आ गया, दूसरा क्या चलेगा आपका b3। जो बेसल फंक्शन होता है वो दो कांस्टेंट में टूटता है, बेसल में और न्यूमान में। पहला तो बेसल हो गया, दूसरा न्यूमान आएगा, न्यूमान होता है आपका n, ये भी रो डैश का फंक्शन होगा तो ये भी किसका फंक्शन होगा, अंडर रूट के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। ये निकल गई आपकी आर की वैल्यू। हमने आर का सॉल्यूशन निकाल लिया, फाई का सॉल्यूशन निकाल लिया और जेड का सॉल्यूशन निकाल लिया। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 10th। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसमें करती हूँ मैं ये वेयर जहां पर n ये जो n कहलाता है और ब्रैकेट में है अंडर रूट, इसको रो डैश लिख रही हूँ क्योंकि ये रो डैश की तो वैल्यू है। जो n कहलाता है वो आपका n डिग्री का न्यूमान फंक्शन कहलाता है। n डैश न्यूमान फंक्शन ऑफ n डिग्री का क्या है, ये न्यूमान फंक्शन कहलाता है। जो n मैंने लिखा है इक्वेशन 10 में वो न्यूमान फंक्शन है। अगर मैं यहाँ पर रो की वैल्यू 0 कर दूं, यहाँ पर अगर देखो न्यूमान फंक्शन क्या है, ये है n रो डैश की वैल्यू क्या थी, रो अंडर रूट के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ये किसके बराबर है, न्यूमान रो डैश के बराबर। अगर मैं यहाँ पर रो की वैल्यू 0 कर देती हूँ तो जो न्यूमान फंक्शन है उसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। अगर रो की वैल्यू 0 हो जाएगी तो न्यूमान फंक्शन जो है वो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, इनफाइनाइट आ जाती है। ये आप थर्ड यूनिट में बताऊंगी मैं आपको। अगर यहाँ पर कांस्टेंट रो की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये फंक्शन जो है वो कैसा बन जाएगा, इनफाइनाइट। पर हमें फंक्शन इनफाइनाइट करना नहीं है, हमें कैसा चाहिए, फाइनाइट फंक्शन चाहिए। अगर यहाँ पर 0 रख दूं रो की जगह तो ये वाला फंक्शन इनफाइनाइट हो जाता है। इनफाइनाइट होने से पूरा फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा, तो मुझे इनफाइनाइट फंक्शन तो चाहिए नहीं, मुझे फंक्शन कैसा चाहिए, फाइनाइट। अगर मुझे फाइनाइट फंक्शन चाहिए तो मैं क्या कर दूं, इस कांस्टेंट को 0 कर दूं। अगर मैं b3 को 0 कर दूं तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, 0, और जो बचेगा वो कैसा फंक्शन होगा, फाइनाइट फंक्शन। अगर मुझे क्या करना होगा, फाइनाइट फंक्शन बनाने के लिए कांस्टेंट b3 को क्या लेके चलना पड़ेगा, 0। क्यों लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर रो 0 रखते हैं, अगर यहाँ पर रो 0 रखूं और रो 0 रखूं, जो बेसल फंक्शन है वो तो इनफाइनाइट नहीं होता है, लेकिन न्यूमान फंक्शन इनफाइनाइट हो जाता है और हमें फाइनाइट फंक्शन चाहिए। फाइनाइट फंक्शन के लिए इनफाइनाइट फंक्शन को हटाना पड़ेगा। अगर इनफाइनाइट फंक्शन को हटाना है तो आपको इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या लेके चलनी पड़ेगी, 0। इसलिए क्या करते हैं हम, कांस्टेंट b3 की वैल्यू क्या लेके चलते हैं, 0। अगर ये 0 लेके चलूंगी तो ये पूरा फंक्शन 0, तो फंक्शन जो बचेगा वो कैसा बचेगा, आपका फाइनाइट फंक्शन बचेगा। लिखिए, फॉर इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ आर, आर की इनफाइनाइट वैल्यू के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ आर कांस्टेंट b3, कांस्टेंट b3 को सपोज टू बी 0, कितना मानना पड़ेगा आपको, 0 मानना पड़ेगा।
अगर 0 मानोगे तो B3 की वैल्यू क्या मान के चल रहे हैं हम, 0। तो जो R निकलेगा उसमें B3 वाला पार्ट तो हट जाएगा, क्या बचेगा आपका केवल A3 वाला। तो जो फंक्शन बचेगा वो बचेगा A3 JN रो अंडर रूट के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अच्छा एक बात सुनो, मैंने यहाँ रो की जगह रो डैश लिख रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है रो की जगह रो डैश लिखने पे, क्योंकि यहाँ पर ये तो कांस्टेंट टर्म है, रो स्क्वायर और रो डैश स्क्वायर बराबर है, रो की जगह रो डैश भी रिप्लेस कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर रो की जगह रो डैश रिप्लेस करा है। नेक्स्ट इक्वेशन आ गई है हमारी इक्वेशन नंबर 11। क्लियर। अब इसके अंदर देखिए, जो हमने इक्वेशन 6 निकाली थी, 9th निकाली थी और 11th निकाली थी, इन तीनों की वैल्यू मैं थर्ड इक्वेशन में रख रही हूँ। 6th इक्वेशन थी जिसमें हमने जेड का सॉल्यूशन निकाला था, 9th इक्वेशन वो थी जिसके अंदर हमने फाई का सॉल्यूशन निकाला था, 11th इक्वेशन वो है जिसके अंदर हमने आर का सॉल्यूशन निकाला। इसका इक्वेशन हम थर्ड में रख रहे हैं क्योंकि थर्ड जो थी वो साई इक्वल टू आर फाई जेड माना था, तीनों का सॉल्यूशन निकाल दिया, तीनों का सॉल्यूशन उस इक्वेशन के पुट कर दीजिए, हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए लिखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 6 इक्वेशन 6 in equation third we get साई जो फंक्शन चल रहा था वो चल रहा था आपका रो फाई और जेड का। सबसे पहले आर रो था, आर की वैल्यू ये निकली है, रख दीजिए आर की वैल्यू A3 JN रो अंडर रूट के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। आर के बाद आपका था फाई, फाई की वैल्यू जो निकाली थी वो रख दीजिए, फाई की वैल्यू क्या थी आपकी, हमने फाई की वैल्यू क्या निकाली थी, फाई की वैल्यू थी आपकी A1 और A2 वाली थी शायद, फाई की वैल्यू जो निकली थी वो थी A2 साइन एन फाई और B2 कॉस एन फाई, A2 साइन एन फाई प्लस B2 कॉस एन फाई। और तीसरा निकला था आपका जेड की, और जेड की निकली थी आपकी A1 साइन बीटा जेड प्लस B1 कॉस बीटा जेड। ये निकल गई आपकी साई की इक्वेशन। अब देखिए इसके अंदर अपन क्या करते हैं, हम लोगों को वही सिमेट्रिक बनानी है, जैसे आपने क्वांटम सिमेट्रिक एक बनाई थी ना वहां पर, तो हमने कांस्टेंट 0 लिया था, यहाँ भी मुझे सिमेट्रिक बनानी है, एजीम्यूथल सिमेट्री। एजीम्यूथल सिमेट्री बनाने के लिए मुझे एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा इन दोनों में से 0, तो या तो A2 0 ले लीजिए या B2 0 ले लीजिए। मैं कांस्टेंट बनाने के लिए मैं मान के चल रही हूँ कि A2 कांस्टेंट आपका 0 है। लिखिए फॉर एजीम्यूथल सिमेट्री एजीम्यूथल सिमेट्री के लिए A2 कांस्टेंट को क्या मान के चल रहे हैं, 0 का, ये 0 मान रहे हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो फंक्शन बचेगा साई रो फाई और जेड। कितना बचेगा, A3 JN रो अंडर रूट के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और क्या बचेगा यहाँ पर
B2 साइन एन फाइव, और एक बचेगा ब्रैकेट के अंदर A1 साइन बीटा जेड प्लस B1 कॉस बीटा जेड। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ऐसा करते हैं, इसके अंदर ये वाला जीरो नहीं लेते हैं अपन, B2 जीरो ले रहे हैं। बताऊंगी B2 जीरो क्यों ले रहे हैं, A2 जीरो क्यों नहीं ले रहे हैं। यहाँ जो बचेगा वो बचेगा A2 साइन एन फाइव, सही है, A2 ही जीरो होगा, सही लिखा था पहले, A2 ही जीरो होगा। A2 जीरो लेंगे तो B2 बचेगा कॉस एन फाइव, सही है, पहले वाला एजिमुथल सिमेट्री सही है। A2 जीरो लेंगे। हम क्या करते हैं, जो आपका परपेंडिकुलर चलता है, एजिमुथल सिमेट्री जब बनती है जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट जीरो हो जाए, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट वो होता है जब साइन फंक्शन चलता है, और साइन फंक्शन जीरो कब होगा, जब A2 जीरो होगा, और पैरेलल कंपोनेंट जीरो होता है तब कॉस जीरो होता है। लेकिन सिमेट्रिक के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सिमेट्री तो तभी बैठेगी ना जब ये दोनों सिमेट्रिक हो जाएंगे। सिमेट्रिक के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसको जीरो करना पड़ेगा। इसको जीरो बनाने के लिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट साइन वाला होता है, तो साइन वाले को जीरो बनाना है, और साइन वाला जीरो कब बनेगा, जब A2 जीरो होगा। इसलिए मुझे कांस्टेंट कौन सा जीरो लेना पड़ेगा, A2। बचेगा कौन सा आपका, B2। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे करवाती हूँ। फाइव रो फाइव जेड इक्वल टू क्या क्या बचेगा यहाँ पर, A3 B2 कांस्टेंट बचेंगे, Jn रो अंडर रूट के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर कॉस एन फाइव। अब ये जो कांस्टेंट है A3 और B2 मैं A1 के साथ लिख रही हूँ, A1 A3 B2 साइन बीटा जेड प्लस A3 B1 B2 कॉस बीटा जेड साइन रो फाइव जेड JN रो अंडर रूट के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर कॉस एन फाइव। इसको एक कांस्टेंट के बराबर मान रहे हैं, कैपिटल सी, साइन बीटा जेड। इसको भी एक कांस्टेंट के बराबर मान रहे हैं, कैपिटल डी, कॉस बीटा जेड, वेयर कैपिटल सी तो है आपका A1 A3 B2, कैपिटल डी है आपका A3 B1 और B2। ये आपके कांस्टेंट निकला है, C और D की वैल्यू, इनको हमने कांस्टेंट के बराबर मान लिया। इक्वेशन नंबर जो आ रही है वो डाल दीजिए इसको, इक्वेशन नंबर 12। यहाँ तक आपका हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट हो गया है। सबसे पहले टॉपिक वही था कि आपको हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन का क्या निकाल के लाना था, सॉल्यूशन निकाल के लाना था, जिसको हमने साई बराबर आर थीटा आर रो फाई जेड माना था। उसका सॉल्यूशन आपका 11 इस इक्वेशन 12 में आ चुका है। अब इसकी एप्लीकेशन बढ़नी है। एप्लीकेशन क्या थी आपकी, कि एप्लीकेशन आप लोग ने बताई थी, मैंने कल बता के गई थी कि एक सिलेंड्रिकल कैविटी के अंदर आपको क्या करना है, EM वेव्स का प्रोपगेशन करवाकर उस
प्रोपागेशन की जो वेव्स जा रही हैं उनकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करके लानी है। अब स्टार्ट होगी इसकी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में मैं क्या करूंगी, एक सिलेंडर लूंगी, सिलेंडर के अंदर ईएम वेव्स छोड़ूंगी। जैसे ईएम वेव्स जाएंगी तो वो सिलेंडर में नीचे से जाएंगी, ऊपर तक जाती जाएंगी, तो जो वेव्स जा रही हैं वो प्रोपागेट होंगी। प्रोपागेट होने से उसके अंदर ईएम वेव्स के अंदर आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ चलते हैं, और जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वो प्रोपागेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर चलते हैं। आपको क्या करना है, जो वेव जा रही है, प्रोपागेट हो रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करके लानी है सिलेंड्रिकल कैविटी के अंदर। एक सिलेंड्रिकल कैविटी, एक बॉक्स है, डब्बा है सिलेंडर तरीके का, उसके अंदर जो वेव्स जाएंगी उनकी आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करके लानी है। ये आपका अब इस टॉपिक की एप्लीकेशन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एप्लीकेशन स्टार्ट करवाती हूँ मैं। इसको मिटा देती हूँ, फिर लेना जरा स्क्रीनशॉट। अब लीजिए और फिर डालना एप्लीकेशन। ये तो आपका हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल गया। अब मैं एप्लीकेशन स्टार्ट करवा रही हूँ। डालिए। एप्लीकेशन, the frequency of modes of vibration of EM waves in cylindrical cavity लिखिए। frequency of modes of vibration in cylindrical कैविटी। सिलेंड्रिकल कैविटी के अंदर आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन फाइंड आउट करके लाना है। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन फाइंड आउट करके लाना है तो आपको इसके अंदर एक सिलेंडर लेके चलना पड़ेगा। और सिलेंडर, पहले हम एक सिलेंडर सपोज करते हैं। पहले तो ये XYZ एक्सिस ले ली, इन पर मैंने एक सिलेंडर सपोज किया। ये सिलेंडर सपोज किया, फिर यहां से एक मैंने प्लेन सपोज किया जो कि इससे कितने एंगल पर है, फाई एंगल पर है। ये जेड एक्सिस है, बस। चलो बाकी कल करेंगे, ये वाला आर्टिकल कल स्टार्ट करवाऊंगी। क्लास ऑफ।